तो 5 ईयर प्लान आज स्टार्ट होना था ना, ठीक है। 5 ईयर प्लान की जरूरत क्यों पड़ी? कब आया, कुछ आइडिया? वेरी गुड, 1951। ठीक है, सबसे पहले 1951 आया। थोड़ा सा हमको बताना कि ऐसा क्या रहा होगा जो उस टाइम इसकी नीड पड़ी। मतलब जो वहाँ की उस टाइम पे कमेटी थी, जो लोग भी थे, उन लोगों ने बैठ के डिसाइड करा कुछ मतलब किसके लिए, और द हाँ, वेरी गुड, ठीक है, हाँ, प्लस सोसाइटिकल डेवलपमेंट के लिए क्या करना है कि हम लोग एक कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान बनाते हैं 5 ईयर्स का। तो वो 5 ईयर्स के जो प्लान रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक, जैसे कि जीडीपी होता है तो क्या करते हैं, हम प्रॉपर ऑब्जर्व कर पाते हैं कितना क्या हुआ। तो उन प्लान के थ्रू हम प्रॉपर रिपोर्ट भी कर पाएंगे कि हम लोग कितना ग्रो किए, क्या क्या कर रहे हैं, प्लस एक अच्छे से काम हो सकता है। भाई कोई भी काम है अगर आप करना शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले एक गुड प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने अच्छे से प्लानिंग की है तो डेफिनेटली आप सक्सेस तक जा रहे हैं, जाएंगे, क्योंकि आपने प्लान किया हुआ है, प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बट अगर प्लानिंग नहीं है तो थोड़ा इशू होगा। सपोज हमने रिसोर्सेज की बात करी तो हमने लैंड ले लिया और हमारे और लेबर भी रख लिए, और बाद में हमने प्लानिंग की नहीं कि हमारे पास कितना कैपिटल है और कैपिटल पड़ गया कम, अब सारा काम हमको बीच में रोकना पड़ेगा। फिर वो एक वो होता है ना, एक कहावत है हिंदी में, आई डोंट नो कि स्लोगन आपको पता होगा, धोबी का कुत्ता, ऐसा सुना है क्या? मैं घर का ना, वो वाला हालत हो जाता है। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान्स में जो पहला प्लान है वो कब आया था? 1951। बट अगर यहाँ बात हो रही है कि फर्स्ट प्लान और हम क्या यूज करें, 5 ईयर, इट्स मीन ये कब तक के लिए होगा? 5 ईयर के लिए होगा, क्लियर। तो 5 ईयर के लिए अगर है 1951 से स्टार्ट करा तो ये कब तक जाने वाला है? 1956। तो 5 ईयर प्लान्स डाल के थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, हम लिखा देंगे, फिर नीचे लिख लो फर्स्ट नंबर, वो होगा आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अच्छा, आपको पता है कि मैंने शायद एक क्वेश्चन उस दिन कराया था, पहला तो बताया भी था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसके लिए था? फॉर द स्पेसिफिक एग्रीकल्चर सेक्टर, वेरी गुड, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में लिख लीजिए, बुलेट पॉइंट्स में लिखिएगा, द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान, द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान अच्छा, वो आपने ऊपर स्पेस नहीं छोड़ी क्या? या दोनों ने नहीं छोड़ी? एक्चुअली इसके इसके बाद ना मुझे बस 2 लाइन थोड़ा लिखाना था, क्या था, कोई नहीं, ऊपर में इधर साइड में लिख लीजिएगा, 2 लाइन है, ये ग्राफ के आगे लिख लीजिएगा एरो बना के, है ना। तो पहले वही लिख लो, नहीं तो फिर थोड़ा ये कट मत करिए, इधर ऊपर में लिख लीजिए, स्पेस है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए द 5 ईयर प्लान्स, द 5 ईयर प्लान्स was launched in 1951, which mainly focused in the development of the sectors, in the development of the sectors, बस। क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा हिस्ट्री का हमें नीड है नहीं, इसलिए हम ज़्यादा डीपली जा नहीं रहे हैं, ठीक है। इज इट एनी इशू? ठीक है, ओके। पहला पॉइंट इसका क्या लिखा आपने? द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान वाज फ्रॉम 1951 टू, वाज फ्रॉम 1951 टू कितना, वो अपने आप से लिख लो, 56, ओके। सेकंड पॉइंट है आपका, द स्कीम वाज बेस्ड ऑन द हैरेड डोमर मॉडल, हैरोड, HARROD, डोमर, द स्कीम स्कीम पता है क्या होता है? ठीक है, द स्कीम वाज बेस्ड ऑन द हैरोड डोमर मॉडल, हो गया, ओके। नेक्स्ट, इट्स मेन फोकस वाज ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, its main focus was on the agriculture development, was on the agriculture development of the country। जो भी पॉइंट समझ नहीं आएगा आप तुरंत पूछ लीजिएगा, है ना, हो गया, ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं, पर्टिकुलर नेशनल उस पे था, है ना, हो गया, ओके। थर्ड वन, द स्कीम वाज सक्सेसफुल एंड अचीव द ग्रोथ रेट ऑफ, ये स्कीम जो है, जो पहली स्कीम लाई गई थी फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, जो सक्सेसफुली, हाँ, द स्कीम वाज सक्सेसफुल एंड अचीव द ग्रोथ रेट ऑफ 3.6%,
ठीक है, इस लाइन का मीन समझ आ रहा है। ये जो मेनली जो 5 ईयर प्लान में जो फर्स्ट प्लान लाया गया वो फॉर द स्पेसिफिक कौन से सेक्टर के लिए था, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जो कि ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हुआ 3.6% ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग। क्लियर यहाँ तक? फिर से बोल रहा हूँ, कौन से सेक्टर के लिए था? 1951 टू 1956 का 5 ईयर प्लान फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, अब एक टर्म आया है हैरेड डोमर मॉडल, ये लिखा होगा ना आपने, हैरेड डोमर मॉडल। तो क्वेश्चन इज कि ये मॉडल है क्या? भाई हमने लिख तो दिया कि ये फर्स्ट ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है ये स्पेसिफिक कौन से मॉडल पे काम करता है, हैरेड डोमर मॉडल। बट हैरेड डोमर मॉडल क्या है? तो आपको बता दूं, इन 1930 जो एक उस टाइम पे जो वो थे उनका नाम क्या था, रॉय हेरोड। क्या नाम था? रॉय हेरोड। और 1940 सेकंड वन, उनका नाम क्या था? उनका नाम था एविशे डोमर। ठीक है, ये नाम पूछता तो कहीं नहीं है, बस जान लीजिए आप, आपके नॉलेज के लिए। ठीक, एविशे डोमर। तो एक्चुअली जो प्लान बनाया गया इन दोनों के रिकमेंडेशन पे था, दोनों के थॉट्स पे था। तो इस ये रॉय हेरड के नाम का क्या लिया गया, हेरड, एंड एविशे डोमर के नाम का क्या लिया गया, डोमर। क्लियर, लास्ट नेम। तो ये दोनों नेम को मिला के क्या मॉडल बनाया गया, हैरड डोमर मॉडल। ठीक है, एक हेडिंग ऐसी लिख लीजिए, हैरड डोमर मॉडल, उसके आगे लिख लीजिए क्या है, थोड़ा सा पता रहेगा। तो मतलब हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि कहीं से कुछ भी छूटे ना, जो अगर थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट भी कर देगा, अप्लाइड वे में भी यूज करता है, तो आप प्रॉपर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हैरड डोमर मॉडल इज दैट, इसके आगे लिख लीजिए कि ये मॉडल क्या है। तो हैरड डोमर मॉडल इज दैट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स, economic growth depends on the amount of capital, amount of capital that is available for, amount of capital that is available for investment and investment, and that the rate of capital accumulation, and that the rate of, that the rate of capital accumulation is proportional to the rate of savings, accumulation is proportional to the rate of savings, rate of savings। हो गया, ये पूरा डिफिनेशन एक बार पढ़ना जरा अच्छे से, और फिर थोड़ा सा बताना कि कहीं कुछ डाउट हो रहा है या समझ नहीं आ रहा कोई टर्म। एक्चुअली ये जो डिफिनेशंस हैं ये बहुत ही आप लोगों को शॉर्ट एंड सिंपल वे में लिखाया जा रहा है, बताता हूँ, जिससे जो है आप प्रॉपर उसको कैच कर पाएँ, कोई वो ना हो, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में। ये ऐसा होता है ना बुक वाला, उस टाइप की लैंग्वेज नहीं है। जो आपको मैं समझाता हूँ बस उससे ही एक्सप्लेन करा देता हूँ। थोड़ा सा पढ़िएगा फिर मुझे बताइए अभी तक कोई डाउट इसमें। मेनली फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, क्लियर। और ये नेम किसके उस पर रखा गया, एक थे रॉय हैरड उनका लास्ट नेम, एंड एक थे विशे डोमर उनके लास्ट नेम। क्लियर। ये मॉडल मेनली क्या कहता है कि जो भी आपकी कैपिटल है उसका प्रोपोर्शनल वर्क किस पे जाएगा, सेविंग पे। सपोज अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐड करें तो अगर हम 100 रुपीज़ लगा रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में 100 रुपीज़ अगर हम लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली हम मान के चल रहे हैं कि उससे हम 1000 प्रोडक्टिविटी निकाल पाएंगे। इट्स मीन कि हमने जितना इन्वेस्टमेंट करा है उससे ज़्यादा की उम्मीद भी कर रहे हैं, फिर 1000 का हम देख रहे हैं कि ये हमारा प्रोडक्टिविटी इतनी होगी। ठीक है, यही मॉडल है, इसी पे काम करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। ये हो गया सेकंड प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान क्या है आपका, और ये कब से कब तक है सेकंड 5 ईयर प्लान आपका? फर्स्ट कितना था, 1951 टू 1956, तो सेकंड हमारा क्या होगा, 1956 टू 1961। ठीक है, तो ऐसे ही लिख लो सेकंड ईयर प्लान, फिर आगे ड्यूरेशन डैश लगा के ऐसे ही लिख लो 1956 टू 1961। फिर सेकंड पॉइंट, द स्कीम PC P.C PC was based on Mahal Nobis, Mahal Nobis
मॉडल, ये भी एक मॉडल है, जैसे पीछे था ना हेरेड डोमर मॉडल, ऐसे। ये एक्चुअली इनका कंप्लीट नाम क्या था, पीसी महालनोबिस, ठीक। तो पीसी ने वो किया था, डिक्लेयर किया था महालनोबिस मॉडल। तो कंप्लीट इसको अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में कई बार ऐसा पूछ देता है, पीसी महालनोबिस मॉडल, ठीक है। तो ये कौन से उसमें आया था आपका, सेकंड प्लान में है ना, सेकंड 5 ईयर प्लान में, क्लियर। ये मेनली कौन से सेक्टर के लिए काम करता था, कोई आइडिया, क्वेश्चन मैंने उस दिन कराया अभी प्रीवियस ईयर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इट मेनली फोकस्ड वाज, इट्स मेनली फोकस्ड वाज on the industrial area of the country. It mainly focused was on the industrial area of the country. Clear? अब कुछ भी लिख लीजिए, मेनली लिख लीजिए या मेन लिख लीजिए, बिकॉज तो पास्ट का है ना, मेन भी लिखने से हो जाएगा। इट्स मेन फोकस वाज ऑन द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब ये जो स्कीम थी, बात तो देखो 3 टाइप्स की चीजें हम मेनली फोकस कर रहे हैं। फर्स्टली क्या, कौन से सेक्टर पे काम हुआ, इस सेक्टर के लिए आया प्लान। सेकंड, वो प्लान जो है पर्टिकुलर किस ड्यूरेशन पीरियड में था। एंड थर्ड वन, वो प्लान किस रेट तक सक्सेस हुआ। इतना ही तो पढ़ना है जो आपके की टर्म है मेन, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अब बात होती है इसमें क्या है, आपने ड्यूरेशन देख लिया क्या है, ड्यूरेशन के साथ आपने क्या देखा, कौन से मॉडल पे काम करता है, उसके साथ आपने क्या देखा, कौन से सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्लियर। तो अभी बात आ रही कि ये स्कीम सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई या क्या हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, द स्कीम वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल एंड the scheme was also successful and it had achieved it had it had achieved a growth rate of 4%, achieved a growth rate of 4%, ठीक है। थर्ड प्लान कब से कब तक था, 1961 टू 1966, ओके, ठीक है। ठीक है, थर्ड प्लान लिखिए फटाफट, टाइम ड्यूरेशन ऐसे ही डाल लो, 1961 टू 1966। दिस स्कीम इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, गाडगिल योजना। The main goal of this plan was to make the economy moving and self reliant ड्यू टू द वॉर विद चाइना। अब एक टर्म आता है वॉर, है ना, वॉर पता है क्या होता है, उस टाइम पे, ये बात हम कब की कर रहे हैं, 1961 टू 66, जो चाइना से वॉर हुआ था। और इसी के बाद आपको पता है इंदिरा पीरियड था, इसी के बाद क्या था, इमरजेंसी। तो उसके चलते क्या हुआ, ये प्लान जो है वो फेल्ड हो गया, ठीक है। तो कहां तक हमने लिखा, वॉर विद चाइना, द प्लान वाज फेल्ड। अच्छा, इसको जो इसका टारगेट था उस टाइम पे वो कितना रखा गया था, टारगेटेड जो ग्रोथ रेट थी वो अप्रॉक्स 5.6%। अब जो कि फेल हो गया, तो ये कितना अचीव कर पाए थे, ये तो टारगेटेड था, कितना टारगेट है ग्रोथ रेट का, बट अचीव कितना हुआ था, 2.6%, मतलब हाफ अप्रॉक्स का, क्लियर। तो इसको ऐसे ही लिख लो, टारगेटेड रेट ये, बट अचीव नहीं हुआ था। अब हमने क्या बोला कि चाइना वार के चलते फिर कुछ इमरजेंसी लगाई गई, है ना। तो इमरजेंसी जब लग गई उसी के बाद से, तो इट्स मीन कि फिर तो ये कुछ डिले हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। तो ये 3 ईयर्स के लिए प्लान क्या हो गया, डिले हो गया, वर्क नहीं कर पाया, कितना टाइम के लिए, 3 ईयर्स के लिए।
तो अब 3 इयर्स के लिए अगर हम इसको बोल दें तब फिर अब क्या बचेगा? हम यहाँ तक तो बात कर रहे थे, फिर हम कब से देखेंगे? 1969 से। तो उससे पहले एक ऐसी सब हेडिंग बना के स्टैक लगा के इस पर डाल दो, कुछ ऐसा लिख लो, 1-2 लाइन। प्लानिंग हॉलीडे लिख लो, प्लानिंग हॉलीडे, क्योंकि पता होना चाहिए ना इस प्लान में बीच में क्या हुआ जिसके चलते ऐसा हुआ। तो इसमें लिख लीजिए द टाइम पीरियड ऑफ द प्लान हॉलीडे वाज, द टाइम पीरियड ऑफ द प्लान हॉलीडे वाज, कब से कब तक? 1966 टू 1969, मतलब बेसिकली फॉर द 3 इयर्स, 1966 टू 1969। ठीक है। सेकंड, इन दिस 3 इयर्स, इन दिस 3 इयर्स no 5 years plan was made, but every year no 5 year plan was made, but every year a 1 year plan was, every year a one year plan के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए ए 1 year प्लान। मतलब बेसिकली क्या हुआ, जब ये हॉलीडे हो गया तो ये 5 ईयर का प्लान तो नहीं बनाएगा, बट एनुअली प्लान वो किए गए 3 साल के लिए। एवरी ईयर एक एक साल का प्लान पे काम किया गया है ना। एवरी ईयर प्लान वाज मेड एंड इन एवरी स्कीम, and in every scheme agriculture and allied sector, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर हो गया। अब क्वेश्चन इज कि एग्रीकल्चर सेक्टर तो हमें पता है, एलाइड सेक्टर क्या? एज वेल एज, आगे लिख लो, एलाइड सेक्टर एज वेल एज इंडस्ट्री सेक्टर, एज वेल एज इंडस्ट्री सेक्टर वेयर गिवन इक्वल प्रायोरिटी। ठीक है, हो गया। द रीजन बिहाइंड मेकिंग द प्लान, द रीजन बिहाइंड मेकिंग द प्लान हॉलीडे वॉज द, अब मेन की पॉइंट लिखा दे रहा हूँ कि क्यों ऐसा हुआ था, इसके पीछे क्या रीजन था जो अभी तक मैंने डिस्क्लोज नहीं करा था। वॉज द इंडो पाकिस्तान, इंडो पाक, इंडो पाकिस्तान वॉर एंड द फेलियर ऑफ द 3rd year प्लान, वॉर द फेलियर ऑफ फेलियर ऑफ फेलियर ऑफ 3rd 5 year प्लान। ठीक है। अब देखो, हमने तो बात करी कि फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना वार है ना, वो तो चल ही रहा था, उसी के बीच में उन्हीं के साथ हमारा जो हुआ, इंडो इज लाइक आपका क्या है, इंडो पाकिस्तान लिखा ना, तो ये क्या है, इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हुआ उसका, और उसी के साथ जो 3rd 5 year प्लान था उसके कुछ फेलियर्स के अकॉर्डिंग, जो रीजन था, रीजन बिहाइंड इट, तो उसके टाइम पे क्या हुआ, जो हॉलीडे आपका रखा गया कितना, 3 इयर्स के लिए, तो वो 3 इयर्स आपका 5 year प्लान ना काम करके एनुअली प्लान बनाए गए, उस पर काम होता रहा। अब उस पर कौन कौन से सेक्टर में काम हुआ, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में होता रहा। ठीक है, उसके साथ साथ एलाइड सेक्टर, एलाइड सेक्टर इज लाइक कि उस टाइम पे जो नीड वाली चीजें थी वॉर के टाइम पे, लाइक फूड हुआ और इस टाइप के सेक्टर्स, उन पे काम हुआ। उसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल एज, ठीक है, उस पर काम हुआ। तो फिर एनुअली काम होता रहा 3 इयर्स तक। उसके बाद 4th 5 year प्लान लिखेंगे, वो कब से था? 4th 5 year प्लान स्टार्ट होता है कब से? 1969 टू, सॉरी, 1969 टू 1974। ऐड करो, हम गलत लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं? हमने गलत लिखा सही लिखा? इधर देखो, हमने गलत लिखा सही लिखा? तो आप तो बोल ही नहीं रहे हो। कितना होगा? अच्छा, ये 69 कर दूं तो अब सही है? ठीक है, जान के हमने लिखा था 64। ये आप लोग ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? ठीक है, ये कौन सा प्लान है? 4th 5 year प्लान।
फोर्थ 5 ईयर प्लान में लिख लेंगे। इसका टाइम ड्यूरेशन तो यही है। इसमें ऐसे लिख लो, इन दिस स्कीम हैड टू मेन ऑब्जेक्टिव। इसके मेनली दो ऑब्जेक्टिव थे। लिखा फर्स्ट आपका कौन सा, डेवलपमेंट, एंड सेकंड वन आपका अचीविंग फिर नेक्स्ट पॉइंट। ये तो दो इसके ऑब्जेक्टिव थे मेनली कौन से प्लान के, आपका 1969 टू 74 इस प्लान में। तो मेनली अगर पूछता है आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कौन सा था, डेवलपमेंट और सेल्फ रिलायंस, इसका मतलब क्या होगा? मतलब एक होता है ना कि जैसे कि हमारी पूरी रिस्पेक्ट डिग्रेड हो गई, अब हमें क्या करना है, हमको डेवलप करना है और अपना नाम बनाना है, डेट इज ठीक है। उसके साथ एक पॉइंट और क्या बचा आपका, ड्यूरेशन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, और क्या रेट था, ठीक है। इस पे लिख लो, इट वाज गिवन, इट वाज ड्यूरिंग दिस प्लान, या नहीं इट वाज मत लिखिए, ऐसे लिख लीजिए ड्यूरिंग दिस प्लान, ड्यूरिंग दिस प्लान द 1971 इलेक्शंस, 1971 इलेक्शंस, द स्लोगन वाज गरीबी हटाओ, द स्लोगन वाज गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ बेटा, गरीबी हटाओ। आपने क्या लिखा है, गरीबी हटाओ? अरे भाई हम गरीबी हटा रहे हैं, आप गरीबी बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा। पता है हमने लिखा गरीबी हटाओ, मैम लिख रही है गरीबी हटाओ। मतलब देखो एकदम अपोजिट, मैं बोल रहा हूँ गरीबी हटाना है, मैम कह रही नहीं गरीबी बढ़ाना है। कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। बट आप इस एक चीज समझिए, कहीं भी कोई भी फैकल्टी रहता है उसकी नजरें सब जगह रहती हैं, सब पे, कि कौन क्या लिख रहा है, कहाँ पे गलत लिख रहे हैं सब। कोई बात नहीं। तो और ये किसके वाज गिवन बाई, इसके आगे लिख लो वाज गिवन बाई, ये स्लोगन किसका था, एनी आइडिया? वाज गिवन बाई इंदिरा गांधी। क्लियर? अब अगर कभी पूछे ये स्लोगन किसने दिया था, गरीबी हटाओ, तो किसने दिया था, इंदिरा गांधी। ठीक है। अब एक चीज समझो, उस टाइम 1971 के इलेक्शंस होने थे, तो उसमें इन्होंने बोला था, और उसके बाद क्या हुआ था, इनकी जीत हुई थी, हार, जीत हुई थी। ठीक, क्लियर। फिफ्थ 5 ईयर प्लान लिख लो। टाइम अपने आप से खुद से लिखते जाओ, टाइम तो ना बोलूंगा नहीं। 1974 टू 1979। लग रहा है कोमल सर अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं, हमको लग रहा है अभी उनको बोलना पड़ेगा कल कि आप एडिशन नहीं सिखा रहे हो क्या। क्लियर, सही लिख रहा हूँ ना, सही बोल रहे हैं ना? या ऐसा तो नहीं 1980 होगा, सोच सोच के बताना। 1974 से कितना, 1980 या फिर 1979? सोचो 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 जल्दी। नहीं ये तो गलत है, ये होगा सही। सोचो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ इसको गलत बोल। ठीक है, हो गया। इसमें लिख लो, एग्रीकल्चर वाज गिवन द हाईएस्ट, एग्रीकल्चर वाज गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब मोस्टली इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दिया गया, एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर वाज गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी आफ्टर दिस, और उसके बाद किसको प्रायोरिटी मिली, हाईएस्ट तो किसको मिली, एग्रीकल्चर को, ओवर देन फिर कौन सेक्टर बचता है। देखो अभी हम अब तक बात करते आ रहे थे फर्स्ट ईयर प्लान में एग्रीकल्चर फिर इंडस्ट्रियल, तो ओवर देन कौन सा रहने वाला है, इंडस्ट्री सेक्टर। तो लाइंस में लिखना तो ऐसे ही लिख लो कि कहाँ तक लिखा, क्या लिखा, वो एग्रीकल्चर वाज गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी, है ना, आफ्टर आफ्टर दैट इंडस्ट्री एंड माइंस, इंडस्ट्री एंड माइंस। माइंस क्या होता है, जैसे नाम सुना होगा कोल माइंस, तो क्या होता है माइंस,
और इससे पहले किसको दिया गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट दिया गया प्रायोरिटी वो किसको था, एग्रीकल्चर सेक्टर। क्लियर, सबसे हाईएस्ट ये, फिर ये, फिर ये। अब माइंस क्या होता है, जो खाने होती है, लाइक जैसे कोल माइंस है तो जहाँ कोयला वगैरह आ जाता है, उस सेक्टर को भी प्रायोरिटी दी गई। ठीक, ओवरऑल द स्कीम वॉज सक्सेसफुल। माइंस, हाँ बस डॉट हो गया, आगे लिखने, मतलब ये समझिए सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको, एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री, ओवर देन माइंस। ओवरऑल द स्कीम वॉज सक्सेसफुल। हाँ हाँ नेक्स्ट लिख लो, मतलब हमें पता होना चाहिए ना कि क्या ड्यूरेशन था, फिर किस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया गया, फिर वो सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ। ओवरऑल द स्कीम वॉज सक्सेसफुल विच अचीव्ड अ ग्रोथ रेट ऑफ 4.8%। कितना ग्रोथ रेट, 4.8%। अच्छा ये पता है, जैसे कि बैक में हमने ग्रोथ रेट पढ़ा तो कई बार क्या हुआ, फेल हो गया थर्ड ईयर प्लान, क्योंकि हमारा टारगेट था 5.6 का, हम पहुंचे कितना 2.6 तक। बट इस वाले में क्या हुआ, यहाँ पे जो टारगेट था वो कितना था, 4.4%। ठीक है, बट हम उससे एबव पहुंचे यहाँ पे, तो कंप्लीटली अचीव्ड हो गया। क्लियर, यहाँ पे इतना टारगेट था बट हम पहुंचे 4.8%। लिखना हो तो लिख लेना, टारगेटेड ग्रोथ रेट ये है, अचीव्ड ग्रोथ रेट ये। ओके, नेक्स्ट कौन सा प्लान है, कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ। सिक्स से पहले एक नोट करके हैशटैग के टर्म में लिख लीजिए रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान, अब रोलिंग प्लान उस टाइम पीरियड पे, मतलब ये क्या टाइम रहा होगा, अगर फिफ्थ ईयर प्लान का टाइम ड्यूरेशन क्या है 1974 टू 1979, तो अप्रॉक्स उसी के नियर बाई का टाइम पीरियड रहा होगा। तो उस टाइम पीरियड के अबाउट जो गवर्नमेंट थी किसकी थी, मोरारजी देसाई। तो आगे लिख लो, व्हेन मोरारजी देसाई गवर्नमेंट come to power at the center, when Morarji Desai government come to power at the center, it replaced by annual plan, it replaced by annual plan which is called rolling plan। अब अगर ऐसा पूछ दे ना कि व्हाट इज द मीन ऑफ रोलिंग प्लान, चार ऑप्शन दे दें तो आप कर पाएंगे ना सॉल्व। रोलिंग प्लान क्या है, जो एनुअल प्लान बनाएगा, इसके गवर्नमेंट में था ये मोरारजी देसाई की। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ प्लान लिख लीजिए। और आप एक बात नोटिस करिएगा कि अब तक प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है आप देखेंगे तो ये जो 6 ईयर प्लान, सॉरी ये 5 ईयर प्लान्स जो हैं, ये मोस्टली हर एक एनुअली, हर एक साल पे, हर एक एग्जाम में एक बार पूछा ही है। ठीक है, जैसे अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, उससे भी पहले का, इवन जो मैंने भी उस दिन क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया उसमें भी थे क्वेश्चन, मैंने ऐसा बोला भी था क्वेश्चन। एक तो रिवोल्यूशन का आया था क्वेश्चन, याद होगा तो करवाया था, रिवोल्यूशन पता हो गया कौन कौन सी, ब्लू रिवोल्यूशन है ना, व्हाइट रिवोल्यूशन, डेयरी मिल्क। ठीक है, तो इस तरह से फिर सेक्टर पे क्वेश्चन पूछता है। प्लस आपका गोल्डन रिवोल्यूशन हो गया था, उस पर पूछा था। प्लस 5 ईयर प्लान पे क्या पूछा था, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम कहाँ से लिखवाया था ना हमने, बोरोड फ्रॉम रशिया। वेरी गुड, ठीक है, मतलब याद रहता है, आप लोग शायद इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हैं, चलो ये अच्छी बात है अगर याद रख रहे हैं, दैट्स गुड। सिक्स्थ प्लान का टाइम पीरियड क्या होगा, अब देखो मोरारजी देसाई 79 तक तो था। क्लियर, जब देसाई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या बोला कि जो है हम एक एनुअल प्लान लेके आ रहे हैं, एनुअल प्लान इज लाइक फॉर द 1 ईयर। ओके, तो फॉर द 1 ईयर जो एनुअल प्लान लेके आए उस प्लान को क्या बोलते हैं, क्या नाम दिया गया, रोलिंग प्लान। तो एक साल वो हो गया 1979 प्लस 1 ईयर कितना हो गया 1980। तो अब जो सिक्स्थ ईयर प्लान है वो हमारा कब से करेगा, बिलोंग फ्रॉम 1980 टू 1985। लिखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज, अच्छा आपको पता है जब भी इमरजेंसीज लगती है, वॉर होता है तो अकाल की स्थिति आ जाती है। अकाल इज लाइक क्या, कंप्लीट गरीबी, भूखमरी, खाने पीने के लिए भी इशू होने लग जाना, क्योंकि उस टाइम पे कई सारी धाराएं लगती है, जैसे एक हमने बात करी थी 144।
तो कोई कहीं निकल नहीं सकता, आ जा नहीं सकता, सब काम ठप हो जाएंगे, सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। तो फिर क्या हो गया, टाइम पे पावर्टी की स्थिति आ जाएगी। तो उसी टाइम की बात हो रही, क्योंकि उस टाइम इमरजेंसीज भी लग रही थी, वॉर्स भी हो रहे थे, इंडो पाकिस्तान, इंडो चाइना। तो इस वॉर्स के चलते जो पावर्टी का लेवल था बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। तो मेनली जो इसका ऑब्जेक्टिव है हमारा 6 ईयर प्लान का, वो क्या है, टू इरेडिकेट पावर्टी। इरेडिकेट से मीन समझ आ रहा है, इरेडिकेट पावर्टी एंड अचीव टेक सेल्फ सफिशिएंसी। टेक सेल्फ टेक सेल्फ सफिशिएंसी, ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिएगा। पावर्टी हमने बोला, जो पावर्टी रेट बहुत बढ़ गया। टू इरेडिकेट, इरेडिकेट से मीन क्या होगा, पावर्टी को कम करना, हाँ ठीक है। फिर टेक सेल्फ सफिशिएंसी प्लस क्या है कि टेक्नोलॉजी में भी हमको खुद के उस पर आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी हमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए सफिशिएंट वो वे में काम करना पड़ेगा। सेकंड है मार्क द बिगिनिंग, मार्क्ड मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरल। पता कल मेरा आईपैड यहीं छूट गया और मैं घर पे जाकर ढूंढ रहा हूँ आईपैड कहाँ है, लिटरली। फिर मेरे को आज याद आ गया था कि मैं वहाँ रखा हुआ था, मैं आज सुबह में भी बहुत ढूंढा और आईपैड यहाँ रखा हुआ। मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक। मेनली यही वो 5 ईयर प्लान था जिस टाइम पे हम इकोनॉमी की एक तरह से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, हिस्ट्री की कर रहे हैं, तो हम एक तरह से स्टार्टअप यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बिगनिंग कर रहे हैं, बिगनिंग ऑफ द इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन, इन इंडिया। फिर आगे लिख लीजिए, प्राइस कंट्रोल वेयर एबॉलिस्ड, राशन शॉप्स वेयर क्लोज्ड लेंडिंग, राशन शॉप वेयर, अभी लिख लीजिए, अभी समझा देंगे। वेयर क्लोज्ड लेंडिंग टू राइज इन फूड प्राइसेस, वेयर क्लोज्ड लेंडिंग टू राइज इन फूड प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, फूड प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, started spreading its footing। अब थोड़ा सा देखते हैं, एक टर्म हमने लिया राशन शॉप, उससे पहले हमने लिखा था एबॉलिस्ड, है ना। क्यों, क्योंकि हमें कंट्रोल करना है क्या चीज़ है, प्राइस को, खासकर फूड के लिए, क्योंकि जिस तरह से उस टाइम पे कंडीशंस चल रही थी लाइक पॉवर्टी इन सबको, तो हमको सबको मेनली फोकस क्या था उस टाइम, सबको खाना प्रोवाइड कराना, तो सबको सब तक फूड पहुंचे। तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए हमने क्या करा, कुछ कुछ राशन शॉप्स बनाई। ठीक है, उन राशन शॉप में लाइक कम प्राइस पे प्रोवाइड कराया गया फूड, है ना, वो सब चीज़ें। प्लस क्या हुआ, जो लेंडिंग सेक्टर है, जैसे कि जो भी हम लोन या जो भी अमाउंट प्रोवाइड करा जा रहा था वो स्पेसिफिक सेक्टर को, कौन सा सेक्टर, फूड वगैरह, कि जिस पे अभी फोकस करना है, मेनली फूड पे फोकस करना। उसके साथ एक टर्म आया स्प्रेडिंग इट्स फूटिंग, इसके पीछे इन्फ्लेशन लिखा है क्या, फूड प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन स्टार्टेड स्प्रेडिंग इट्स फूटिंग। अच्छा, ये जो टाइम पीरियड था कब का था, आगे लिख लो, 10 नेहरू सोशलिज्म केम टू एन एंड। 10 नेहरू, 10 नेहरू इज THUS, 10 नेहरू। जो इनका एक सोशलिज्म का आपको याद हो, स्टार्टिंग में उन्होंने सोशलिस्ट और सोशलिज्म में एक डिफरेंस बताया था, आई थिंक सेकंड क्लास में, अगर कुछ कुछ याद है तो बताइए। तो वही सोशलिज्म की बात हो गया। 10 नेहरू सोशलिज्म केम टू एन एंड, केम टू एन एंड, मतलब यहाँ से सोशलिज्म का जो है एंड हो रहा है, जो सोशलिस्ट और सोशलिज्म होता है उसका एंड हो रहा है, केम टू एंड, एंड एक होता है ना द एंड, वो वाला। एक पॉइंट और लिख लो, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें,
family planning was introduced. Family planning was introduced in country and NABARD bank NABARD bank 1982 was established successful. Was established successful. अब अगर याद हो तो कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, वो इसीलिए बोला था कि आगे काम आएगा, तो लिखा क्या है, देख के बता दो। फिर से तेज बोलना। आपने लिखा? ये तो भाई गलत बात है। अगर हम एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए तो आपको खुद के लिए थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। कोई नहीं, आप लिखो देख के फटाफट। सिडबी का मैम, ठीक है। बैंक, ओ ओके ठीक है। अब मैंने बोला था कल, ये लिखने को भी बोला था, याद करने को भी बोला था, साथ ही साथ ये कौन सी बैंक है? कल किस किस बैंक के टाइप में लिखा था आपने? मतलब मेनली ये फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर है ना? ठीक है। इसकी अंडरटेकिंग में आते हैं गवर्नमेंट उसमें। तो इनका मेन काम क्या है? सोशल वेलफेयर का। ठीक है। जो कॉमर्शियल बैंक है उनका काम प्रॉफिट अर्न करना, बट कुछ कुछ हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर की बनाई जाती हैं, जिनको सेमी गवर्नमेंट बैंक भी बोलते हैं, उनका मेनली फोकस्ड किस पे होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है। तो ये अब आपको पता हो गया होगा कब स्टैब्लिश हुआ इसका, 1982 में। और कौन सी बैंक? नाबार्ड बैंक। अब आप जैसा पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मेनली फोकस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये बैंक है तो ये क्या करती है? एग्रीकल्चर सेक्टर को कम लोन पे प्रोवाइड कराती है, लोन कम इंटरेस्ट रेट पे। साथ ही साथ क्या करती है? सब्सिडीज वगैरह देती रहती है। ठीक है। तो ये टर्म भी क्लियर हो गया कहाँ से आया है ये वर्ड। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा पड़ेगा? सेवंथ। टाइम पीरियड क्या रहेगा? हाँ ठीक है, लिखिए 1985 टू 1990। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। अब रिलायंट, सेल्फ रिलायंट समझ आ रहा है? अभी बताया था पहले। ठीक है, मतलब खुद पे आत्मनिर्भर, है ना? तो ऐसी इकोनॉमी बनाना जो सेल्फ रिलायंट हो। क्लियर? ओके। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इंक्लूडेड। नहीं नहीं नहीं, वो तो लिख लिया ना, सेल्फ सेल्फ रिलायंट तो लिख ही लिया है। ऐसे लिख लो आगे, इकोनॉमी एंड क्रिएटिंग सफिशियंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सेकंड पॉइंट, इकोनॉमी एंड क्रिएटिंग sufficient employment opportunities. Sufficient employment opportunities. ओके ओके। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख लीजिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस स्कीम, फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस स्कीम द प्राइवेट सेक्टर was given priority. For the first time in this scheme the private sector was given priority, given priority is more than public sector. गिवन प्रायोरिटी इज मोर देन पब्लिक सेक्टर। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ दे कि वो कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें जो है पब्लिक सेक्टर से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई, ऑप्शन दे देगा। सेकंड ईयर, सेकंड 5 ईयर प्लान, एट्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, या फिर सेवंथ 5 ईयर प्लान। चार ऑप्शन है, आप बताइए।
7th, ठीक है। इसमें क्या किया गया, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, उससे ज्यादा प्रायोरिटी कौन से सेक्टर को दी गई, प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका वापस से एनुअल प्लान चला कब तक, 1992 1990 टू 1992, ठीक है। एक एनुअल प्लान फिर से 2 ईयर्स का रखा गया। ये कब से कब तक था, 1990 से 1992 तक, ठीक है। इसके आगे ऐसे ही लिख लीजिए, ड्यू टू अनस्टेबल पॉलिटिक्स, बस इतने लिख लीजिए, ठीक है, चलते हुआ अनस्टेबल पॉलिटिक्स, जी। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, एर्थ 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्या है आपका, एर्थ 5 ईयर प्लान। ओके, ये इसका टाइम पीरियड क्या था एर्थ का, ठीक है, गुड, 1992 टू 1997, ओके, ठीक है, इसके लिए लिख लो। अच्छा, ये जितने प्लान्स लिख रहे हो साथ में एलोबरेट करता जा रहा हूँ, समझ आ रहा है, कोई डाउट अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट में लिख लीजिए, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सच एज, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सच एज एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन, कॉमा पब्लिक हेल्थ, was given top priority in this scheme, was given top priority in this scheme। कौन से सेक्टर को टॉप प्रायोरिटी दी गई, सॉरी, ठीक है, पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, क्लियर। उसके आगे एक पॉइंट और लिख लीजिए, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट हैड अप्रूव्ड, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, ओके, ठीक है, कहाँ पे, गिवन प्रायोरिटी, कहाँ पे थे, गिवन टॉप प्रायोरिटी इन द स्कीम, ठीक है। इन नेक्स्ट है आपका नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट हैड अप्रूव्ड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, आगे लिख लीजिए, डेट इज एलपीजी मॉडल, न्यू पॉलिसी ऑफ इंडिया, डेट इज एलपीजी मॉडल। स्टार्टेड प्लान वाज सक्सेसफुल, मतलब ये प्लान सक्सेस रहा। एलपीजी क्या है ये थोड़ा समझेंगे हम लोग, क्योंकि ये काफ़ी काम का टर्म है जो आगे भी आपको मिलता रहेगा हर एक सब्जेक्ट में, जीएस के सभी पेपर्स में। स्टार्टेड प्लान वाज सक्सेसफुल, ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ एलपीजी इन एनी आइडिया, एनीवन, ओके, ठीक है। एल एच स्टैंड्स फॉर, वेरी गुड, एंड सेकंड वन, वेरी गुड, एंड थर्ड वन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, तो लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका। और थर्ड वन कौन सा है आपका, अगर इसमें बात करें लिबरलाइजेशन में, तो ये क्या हो सकता है, डिफरेंस थोड़ा सा उठा लीजिए, क्या पेन गिर गया क्या, मैं उठा दूँ, कोई नहीं कोई नहीं, मैं उठा देता हूँ, क्या हो गया, कुछ डिफरेंस देखिए, जब भी पब्लिक सेक्टर लिबरल देखते हैं लाइक इक्वल की वे में, तो वो हमारा क्या हो जाता है,
लिबरलाइजेशन, इस पे फोकस किया गया, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुए। साथ में प्राइवेट सेक्टर का रोल रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर प्रीवियस वाले में हम 5 ईयर प्लान की बात करें तो उसमें हमने अभी पढ़ा है क्या कि पब्लिक सेक्टर को प्रायोरिटी ना देके ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को। तो डैशमिन की ये भी सक्सेस ही रहा होगा। उसके बाद आते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ये वो टाइम पीरियड है 1991 के बाद का, कि जब भी ग्लोबलाइज की बात करते हैं कि हम इंडिविजुअली कंप्लीट वे में सबसे मिल रहे हैं आसपास और उनसे भी सीख रहे हैं सब कुछ, तो ये टर्म क्या है, ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें भी लाइक टेक्नोलॉजी वगैरह एक दूसरे से लेकर, जैसे आईआर में आप पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारी कंट्री अदर कंट्री से, जैसे रशिया से अभी सुखोई और ये सब विमान वगैरह परचेस करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें, तो ये भी कंप्लीटली सक्सेसफुल रहा। उसके बाद आपका नेक्स्ट कौन सा होगा, 9th 5 ईयर प्लान। हाँ, ये तीनों टर्म याद रखना, एक बार देख के आना क्या है, बाकी मैं कल इनको डिफाइन करके लिखवा दूंगा। 1997 टू 2000, क्या हो जाएगा, 2001, 1 2 या 3, सोचो। 2 ना, ओके, 2002। इसमें लिख लीजिए मेन फोकस ऑफ दिस प्लान वाज, दिस प्लान वाज डेवलपमेंट विद जस्टिस, डेवलपमेंट विद जस्टिस एंड इक्वलिटी। तो 9th वाला जो प्लान था, तो मेनली फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट विद जस्टिस एंड इक्वलिटी। ठीक, क्लियर, इसमें कोई डाउट किसी भी टर्म में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज लॉन्च्ड इन 50 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस। इन 50 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस। अब यहाँ तक तो ठीक था, है ना, कि हमने टारगेट क्या रखा, प्रायोरिटी किसको दी, डेवलपमेंट विद जस्टिस एंड इक्वलिटी, कि हम कंप्लीट इक्वलिटी पे फोकस्ड हैं। ठीक है, इक्वलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ में जस्टिस के वे में डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, इसको दे रहे थे प्रायोरिटी। बट जो प्लान है, तो आगे लिख लीजिए, स्कीम वाज नॉट सक्सेसफुल, बट द स्कीम वाज नॉट सक्सेसफुल, मतलब प्लान जो है ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। आप लोग के पास, किसी के पास प्रीवियस ईयर पेपर है क्या, होने से आप लेके आइएगा, तो कल हम लोग ना उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हम तो सिर्फ बताएंगे, थोड़ा सा आइडिया देंगे, सॉल्व आप लोग करोगे, तो उससे एक आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है आपसे। ठीक है, आई होप सो कि आप लोग कर लोगे, बाकी तो टेस्ट लेने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी आप बताओ, कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, जो अभी परसों हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे, तो कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, कुछ ऐसा लग रहा था, जैसे कि रिवोल्यूशन का क्वेश्चन था, सेक्टर का क्वेश्चन था, तो वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन थे, मैं उसी से निकाला था। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इट्स मीन कि अच्छा है। एक टर्म और याद होगा, यहाँ पे आया हुआ है तो मैं बता दूँ, अभी क्लियर कर दूँ। मैंने एक टर्म लिया था आपका, ये है ना, डेवलपमेंट। तो मैंने स्टार्टिंग या सेकंड क्लास में बोला था, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कुछ डिफरेंस बताया था, कुछ याद है, बोलो बोलो। चलो ये याद रखना, ये लास्ट में अभी बता दूंगा, उसके बाद क्लास छोड़ेंगे। अभी आपके कितने 2 प्लान्स और बचे हैं ना, 12 थे ना टोटल, 9th हो गया, 10th लिखिए। 10th का टाइम पीरियड क्या रहेगा, 2002 टू 2007। लिखिए द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान वाज, अच्छा ये ड्यूरेशन तो लिख ही चुके हैं, अरे यार, एक्चुअली इतनी जगह पढ़ा पढ़ा के ना वो सब लाइन्स एकदम रट जाती हैं कि ड्यूरेशन ऐसे लिखाना है डिफाइन करके। कोई नहीं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, क्योंकि ड्यूरेशन आपको मैंने ब्रैकेट में ऐसे लिखा दिया, तो पूरा वो करने की जरूरत नहीं है। लिख लो, द गोल ऑफ दिस स्कीम वाज, द गोल ऑफ दिस स्कीम वाज, दिस स्कीम वाज
टू डबल इंडियाज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम हो गया। इन दी नेक्स्ट इन दी नेक्स्ट इन दी नेक्स्ट डिकेड इन दी नेक्स्ट डिकेड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज इंटेंडेड टू reduce द पॉवर्टी रेशियो। इट वॉज इंटेंडेड, INTENDED, intended to reduce the poverty to reduce the poverty ratio by 15%, ratio by 15% by 2012। अब समझो जो आपका 2007 में प्लान रखा गया, तो नेक्स्ट प्लान मतलब 2012 तक इन्होंने क्या उम्मीद करी कि 15% रेशियो तक हम गरीबी को जो है कम कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, द प्लान एम्ड टू अचीव 8% ग्रोथ रेट। द प्लान एम्ड टू अचीव्ड 8% ग्रोथ रेट एंड टू अचीव्ड 8% growth rate, but in reality it only 7.2%, but in reality it only 7.2%। मतलब कंप्लीटली जो अचीव टारगेट था वो फुलफिल नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट प्लान लिख लीजिए। नेक्स्ट कौन सा है आपका? 11th। टाइम पीरियड क्या रहेगा? 2007 टू 2012। हो गया। इसमें लिख लीजिए, दिस प्लान वाज प्रिपेयर्ड बाय सी रंगराजन। दिस प्लान वाज प्रिपेयर्ड बाय सी रंगराजन। सी रंगराजन नाम है। सी रंगराजन। इट मेन थीम वाज इट मेन थीम वाज faster and more inclusive development। more inclusive development। क्लियर? ये विजुअल विजुअल है ना? ठीक है, हो गया। अच्छा, सी रंगराजन कौन थे? कुछ नाम सुना सा लग रहा है क्या? हाँ, सॉरी, कहीं तो सुना होगा शायद। नहीं? हाँ, ठीक है, याद आ रहा है थोड़ा सा आपको। ये क्या थे? गवर्नर थे। तो आप पुराना अगर नोट देखोगे उस टाइम पीरियड का तो उनके साइन मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा इसका थीम क्या था? फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लो। अच्छा, इसका जो टारगेट था वो क्या था? 8.1। टारगेटेड ग्रोथ रेट जो थी, टारगेटेड ग्रोथ रेट 8.1% था एंड अचीव्ड ग्रोथ रेट कितना था? 7.9%। तो ये आपका टारगेट हो गया, ये इन्होंने जो अचीव किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एंड लास्ट कौन सा है? 12th। ठीक है, 12th का टाइम पीरियड 2012 टू 2017। ठीक है, इसको लिख लीजिए, 12th एंड लास्ट वन।
इसको लिखते हैं, दिस प्लान वॉज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाई सी रंगराजन, ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाई सी रंगराजन एंड मेन थीम वॉज, जो पहले था सेम वही वही लिख लीजिए। तो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप लिख लीजिए। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, टू क्रिएट 50 मिलियन न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। सेकेंड वन, रिड्यूसिंग malnutrients in among children 0 to 3 years, among children 0 to 3 years। ठीक है, नेक्स्ट वन हो गया। नेक्स्ट वन, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द विलेज, फिर नेक्स्ट प्रोवाइडिंग प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी to 50% of rural population, to 50% of rural population। नेक्स्ट है टू स्प्रेड ऑफ ग्रीनरी by planting trees, to spread of greenery by planting trees in 1 million hectare areas, planting trees, planting trees in 1 million hectare areas per year, hectare areas per year। क्लियर। नेक्स्ट एक, ठीक है, प्लांटिंग हो गया, आपने फैसिलिटीज लिख ली, इलेक्ट्रिसिटी लिख लिया, वाटर लिख लिया। ओके, नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो लिख लीजिए, कनेक्टिंग 90% ऑफ द कंट्रीज, 90% of the countries, families with banking services, with banking services। ठीक है, आपके प्लान्स हो गए सारे क्लियर यहाँ तक। अब कुछ कुछ टर्म थे वो जल्दी से समझ लेते हैं, इसलिए हमने पीछे रफ नहीं किया था। हाँ, एक टर्म ये है डिकेड, और दूसरा टर्म क्या था, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो एक पर कैपिटा इनकम में लिख लीजिए, द एवरेज इनकम अर्नड बाई द पर कैपिटा इनकम, ये है ना यहाँ तक, द एवरेज इनकम अर्नड बाई
each individual in the country earned by each individual, मतलब एक कंट्री के सभी लोगों के थ्रू जो अर्न किया जाता है वो, इन द कंट्री कैलकुलेटेड बाई dividing the total national income और जीडीपी बाई टोटल पॉपुलेशन अब देखो, अगर इस डिफिनीशन को देख के अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला, टोटल इनकम, ठीक है, तो टोटल इनकम नेशनल इनकम को हम क्या लिखते हैं, एनआई लिखते हैं, या फिर जीडीपी, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, टोटल पॉपुलेशन से, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा किसका, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एग्जांपल कि अगर सपोज करिए 1.8, क्या लिखा, 1.8 ट्रिलियन, क्या है ये, आपकी जीडीपी है, ठीक है, और इकोनॉमी जीडीपी है, और पॉपुलेशन कितना ले लो आप, 1.4 बिलियन, पॉपुलेशन आपकी कितनी हो गई, डिवाइड बाई 1.4 बिलियन, ठीक है, तो इतना बड़ा कैलकुलेट कर पाएंगे क्या, हो जाएगा, यहाँ ट्रिलियन की बात करें, यहाँ बिलियन की बात कर रहे हैं, हो जाएगा, बस एक एग्जांपल के लिए बोल रहा था, तो आप समझो अगर 1.8 ट्रिलियन हमारी क्या है, जीडीपी या नेशनल इनकम, और पॉपुलेशन कितनी, 1.4 बिलियन, तो हालांकि बिलियन ट्रिलियन लिया है तो हम सॉल्व तो नहीं करने बैठेंगे क्योंकि काफ़ी जीरो लगने वाले हैं। आपको पता है बिलियन में कितना जीरो आता है, 5 या 6? अच्छा, सबसे पहला कौन होता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्या होता है, मिलियन, बोलिए बोलिए। मतलब हम इतना पैसा दे रहे हैं तो कैसे काउंट करेंगे, कैसे गिनेंगे, बताइए। कैसे गिनेंगे भाई। चलो फिलहाल इतना ही समझो, बस फॉर्मूला यही बता रहा था कि अगर इतनी आपकी नेशनल इनकम है तो इतनी अगर पॉपुलेशन है तो उसको जब डिवाइड, है ना, मैंने उसको बोला था, अभी आगे बता दूंगा। डिकेड, तो एक्चुअली डिकेड क्या है, टाइम ड्यूरेशन है, तो एक डिकेड कितना होता है आपका, 10 ईयर्स, ठीक है, तो ये बात याद रखनी, जहाँ पे बात डिकेड की कर दे या फिर 10 ईयर की कर दे तो एक ही चीज़ है। अभी तक कोई डाउट, तो होप सो कल आप लोग थोड़ा एक एक दो दो क्वेश्चन ले आओगे, पेपर मिलने से भी ले आना, तो हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेंगे। कल लास्ट और रखेंगे हम लोग सेशन इकोनॉमी का, कुछ कुछ टर्म जो एक एक लाइन के हैं वो ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद से हमारा कल इकोनॉमी खत्म। नेक्स्ट